Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's lecture is the continuity of our previous lecture, that is about ecosystem ecology. In this chapter we have done the definition and components of ecosystem and food chain and food web. The third topic that we studied today is types of ecosystems. Firstly, we revise that what is ecosystem. The word eco is derived from ecology, and ecology is actually the study of basic environments, living organisms and non-living things, and it means biotic and non-biotic और abiotic components को जब हम collectively study करते हैं किसी भी environment के अंदर तो उसको हम ecology कहते हैं. Ecology means study of our environmental conditions और our surrounding environment. जब भी हम ecology को study करते हैं तो उसके अंदर हम अपने सारे environment को study करते हैं. So ecosystem क्या है कि जब बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो एक इन्वायरमेंट के अंदर एक ही जगह के ऊपर मौजूद हों और वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हों, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और टू सस्टेन इन दैट इन्वायरमेंट, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. ये एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है या कम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसके अंदर एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं. इस किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक टाइम पर मल्टीपल टाइप ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं. They may be animals, they may be human beings, they may be plants, microorganisms भी हो सकते हैं, macroorganisms भी हो सकते हैं. तो एक वक्त में किसी भी इकोसिस्टम के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि अपने इर्द गिर्द मौजूद एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरलिंक्ड होके अपनी लाइफ को वहाँ पे सर्वाइव कर रही होती हैं. तो दैट इज़ एक्चुअली एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम, बोथ टर्म्स आर सेम, एक ही डेफिनेशन है इनकी, लेकिन इसको दो टर्म्स में हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम और एन इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें हम इकोलॉजी को स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट तमाम टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं और वहाँ पर मौजूद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी स्टडी करते हैं. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या होगा? एयर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो कि उनको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है. तो ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो जाते हैं जिनके बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती. देन कम टू आवर एक्चुअल टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को बेसिकली डिवाइड किया जाता है दो तरह के सिस्टम्स के अंदर. वन इज़ नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसको वो कुदरती तौर पे पाया जाता है. इट इज़ प्रेजेंट इन एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड बाय नेचुरल डिज़ास्टर्स. किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से या तो वो बनता है या वो कुदरती तौर पर ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होता है. इसमें दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं. वन इज़ टेरेस्ट्रियल एंड सेकंड इज़ एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल मीन्स जो कि लैंड के ऊपर प्रेजेंट होंगे, एंड एक्वेटिक जिसमें वाटर की हमारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं. टेरेस्ट्रियल के अंदर टंड्राज आ जाते हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, ग्रासलैंड्स आ जाते हैं. उसके बाद एक्वेटिक को अगर हम स्टडी करें तो एक्वेटिक को हम दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड सेकंड इज़ मेरीन इकोसिस्टम. मेरीन ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर सॉल्ट्स की, सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. फ्रेश वाटर को फर्दर दो तरह की टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. एक इस तरह की टाइप होती है जिसमें जो इकोसिस्टम है वो ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट है जहाँ पे वाटर कंटिन्यूसली फ्लोइंग कंडीशन में है. वो स्टेबल नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैगनेंट नहीं है, बल्कि वो फ्लोइंग कंडीशन में है. उसको हम लॉटिक इकोसिस्टम कहते हैं. फ्रेश वाटर के अंदर लॉटिक इकोसिस्टम आ जाता है. देन लैंटिक इकोसिस्टम है. लैंटिक मीन्स स्टैगनेंट और स्टेबल, जो रुका हुआ होता है. तो इसमें पूल्स आ जाती हैं, डिचेस आ जाती हैं, मार्शेस आ जाती हैं. उसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. कोई भी इकोसिस्टम जिसको ह्यूमन बीइंग ने उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर या उस एरिया के अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करके, डिफरेंट चेंजेस करके, वहाँ पर डिफरेंट फ्लक्चुएशंस को क्रिएट करके क्रिएट किया होता है, उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं. सो नेचुरल इकोसिस्टम वो है जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, जिसमें मैन की कोई एफर्ट नहीं है. लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट चेंजेस को करके जब हम अपने डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ एक्चुअली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम जो है इसके अंदर बहुत सारी जो ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस हैं वो नहीं होती. ये कुदरती तौर पर प्रेजेंट होता है और इसको मैन मेड एफर्ट्स के साथ डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. इसके एग्जांपल्स में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ जाते हैं, ग्रासलैंड्स आ जाती हैं, ओशंस हैं, लेक्स हैं एंड डेजर्ट्स हैं.
देन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर जब ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से चेंजेस आ जाती हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम जब जो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का नाम दे देते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो एक्चुअली डिस्टर्बेंस है किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। सो एनी इकोसिस्टम फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिस्टर्बेंसेज इन नेचुरल इकोसिस्टम इज नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या होता है कि जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस वहाँ पर बढ़ती चली जाती है, नेचुरल इकोसिस्टम विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे ख़त्म होता चला जाता है और वहाँ पर एक नई टाइप की जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉरेस्ट को ह्यूमन बींग्स वहाँ से ख़त्म करके उसको क्रॉप लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रॉप लैंड मीन्स कि वो उसको वहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स को ग्रो करवाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको एज अ क्रॉप फील्ड यूज़ कर सकते हैं, करना शुरू कर देते हैं। या फिर जो कि आजकल हो भी रहा है कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, सिटीज़ के अंदर लोगों आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों का रुझान रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अर्बन सेंटर्स के अंदर फिर इस तरह से हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ट्रीज़ को कट करके वहाँ पे सिटीज़ बनाई जा रही हैं, हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है हमारे इकोसिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड बहुत ज़्यादा हो रहा है और लाइफ को स्टेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा हर्डल्स को फेस करना पड़ रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, हम बहुत सारे फॉरेस्ट को ख़त्म करके वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, उससे भी हमारा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। किसी भी इकोसिस्टम का हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर एक स्पेशल एडवांटेज होता है। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ ऐसी बेकार तो नहीं होती ना, उसका कोई ना कोई एडवांटेज तो होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है इकोसिस्टम का कि इसके ज़रिए एनर्जी बैलेंस रहता है। एनर्जी बैलेंस किस तरह से रहता है कि कोई भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सपोज करें एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जब एनिमल्स जो हैं वो उनको शेल्टर मिल रहा है वहाँ पे रहने के लिए, फॉरेस्ट के अंदर जो बर्ड्स हैं उनको ट्रीज़ के ऊपर अपने नेस्ट बनाने के लिए वो अपने वहाँ पे नेस्ट बनाते हैं और फ्रीली वहाँ पे रह रहे होते हैं। अगर फॉरेस्ट ख़त्म कर देते हैं तो उसके साथ साथ एनिमल्स की स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाती है, इसलिए क्योंकि उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं रहती ना रहने के लिए, उनके लिए कोई शेल्टर ही नहीं है। वो अगर फॉरेस्ट से बाहर की तरफ आएंगे तो लोग उनसे ख़तरा महसूस करेंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। इस तरह से बहुत सारी स्पीशीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम्स। बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी प्लांट स्पीशीज़ भी ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो करती थी। जब वहाँ पर अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पर उनकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और एक टाइम ऐसा आया कि अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या वो नियर टू एक्सटिंक्ट है। एनर्जी सप्लाई है, एनर्जी सप्लाई जैसे फूड चेन, फूड वेब को हमने पढ़ा कि उसमें किस तरह से प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर्स तक और कंज्यूमर्स के आगे फिर वो मतलब पूरी सीरीज़ है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, फिर कार्निवोर्स हैं, वो सारा, और फिर उनकी डेथ होती है, वो अगेन प्रोड्यूसर्स को न्यूट्रिएंट्स के तौर पे प्रोवाइड हो जाते हैं सॉइल के अंदर। तो ये पूरा लाइफ साइकिल चल रहा है। तो इन दी फॉर्म ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, इकोसिस्टम्स जो हैं वो एनर्जी सप्लाई करने का एक मेन सोर्स हैं। इसके अलावा ये होम्योस्टेसिस की एबिलिटी रखते हैं। होम्यो मीन सेम एंड स्टेसिस मीन्स टू स्टेबलाइज और टू स्टेबल। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल करना फ्रॉम द हार्श कंडीशंस और फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसको होम्योस्टेसिस भी कहते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को सेव रखना उन चेंजेस से जो कि उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आ रही हैं, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। तो इकोसिस्टम्स के पास अपना स्पेशल होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल करते हैं फ्रॉम द हार्श एंड फ्लक्चुएशन कंडीशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।